नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा मीडिया रिपोर्ट सही तो ये गंभीर मामला। संसद घेरने पहुंचे युवक कांग्रेसी, राहुल ने बोला सरकार पर हमला। साइकिल यात्रा से समाजवादी पार्टी ने भरा दम, लखनऊ में अखिलेश ने संभाली कमान। हॉकी में वंदना कटारिया के परिवार का हार के बाद किया गया अपमान। और टीकाकरण में दावे के उलट यूपी और बिहार जो कि बिल्कुल पिछड़ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की बड़ी खबर से। 2 जजों की बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई शुरू की। जी हां, जस्टिस एनवी रमन्ना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इस जो 9 पिटिशंस टोटल मिलाकर जो दाखिल किए गए थे उस पर सुनवाई उन्होंने शुरू की। हालांकि अभी कोई फॉर्मल नोटिस सरकार को नहीं भेजा गया है, लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कुछ क्वेरीज उठाई थी, कुछ सवाल आज सारे पिटिशनर्स के सामने खड़े किए और उन्होंने ये माना इस बात को कि इसमें कोई संशय नहीं है कि ये जो पूरा मामला है ये बहुत गंभीर है और सत्य का खुलासा होना ही चाहिए, ऐसा जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है। लेकिन साथ में उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी जो पिटिशनर्स हैं, उन्होंने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई है। और दूसरा ये कि जब पेगासस मामले का जब खुलासा 2019 में हुआ था तो अब इस पर पिटिशंस क्यों फाइल किए गए हैं। और तीसरा जो एक सवाल जस्टिस एनवी रमन्ना ने खड़ा किया वो ये था कि जो भुक्तभोगी हैं इस पेगासस जासूसी कांड के, उन्होंने अभी तक कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की है। और आज जो सीरियल लिटिगेंट हैं एमएल शर्मा जी, जो कि अक्सर बड़े बड़े मामलों में पीआईएल्स फाइल करते रहे हैं, उनको आज चीफ जस्टिस ने जमकर लताड़ा भी और उन्होंने कहा कि ये किस तरीके की पिटिशन आपने फाइल किया है, क्योंकि इसमें तमाम सिर्फ अखबार की कटिंग्स मौजूद हैं। और जो एक सवाल और जस्टिस रमन्ना ने खड़ा किया कि क्योंकि ये सारे इंटरनेशनल मटेरियल है, इंटरनेशनल एविडेंस है, तो इस पर पिटिशनर्स को और ज्यादा पुख्ता जानकारी लेनी चाहिए। अब ये कोई, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई फॉर्मल नोटिस इसमें सरकार को इशू नहीं किया गया है, लेकिन ये जितने भी पिटिशनर्स हैं, 9 पिटिशंस हैं, इन सारे पिटिशनर्स को ये कहा गया है कि ये अपने पिटिशन की फॉर्मल कॉपी सोलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को दें, सरकार को पक्ष इसमें बनाए और अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। यानी कि पेगासस जासूसी मामले में अब एक और दबाव सरकार पर आ गया है। संसद और संसद के बाहर तो इसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन चल ही रहे हैं, लेकिन अब दबाव, लीगल दबाव जो कोर्ट की तरफ से होगा, उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। अब अगले हफ्ते ये देखना होगा कि सरकार जब इसमें पक्षधार बन जाएगी तब सरकार इसमें क्या दलीलें पेश करती है। आज जब जो ये सवाल आज जस्टिस एनवी रमन्ना ने उठाए थे तो उसको लेकर कपिल सिब्बल, जो कि इसमें एन राम और शशि कुमार के वकील हैं, तो उन्होंने ये कहा, जब इनसे ये पूछा गया कि भाई जो 2019 में जब ये पूरा मामला सामने आया था तो अब क्यों इसमें पिटिशन फाइल की गई है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि उस समय इतनी व्यापक तरीके से जासूसी होगी इसका नहीं पता था। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अब जब सिटीजन्स लैब की रिपोर्ट आ गई है तो ये सारे पुख्ता सबूत हैं और ये सारे मटेरियल की इस पर जांच होनी चाहिए और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये सारी पिटिशंस की जो कॉपीज हैं वो सोलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को दी जाएगी। अब सरकार इस पर क्या दलील इसमें देती है, क्योंकि सरकार का अभी तक जो ऑफिशियल स्टैंड रहा है उसमें वही है कि जो अश्विनी कुमार ने सदन के अंदर जो बातें कही थी कि उन्होंने कोई अनऑथराइज्ड इंटरसेप्शन अभी तक नहीं किया है। तो सरकार अब अपनी दलीलों को किस तरीके से पेश करेगी, लेकिन सरकार की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट के इन सारे पिटिशंस की सुनवाई शुरू होने से जरूर बढ़ गई हैं। लेकिन अब सरकार इस दिक्कत से, और ये जो रोड़ा सरकार के सामने है इतना बड़ा पेगासस का, उससे बचकर निकल पाएगी। कोर्ट क्या कहेगा, सारी निगाहें इस पर टिकी होंगी। लेकिन कुल मिलाकर पेगासस की वजह से अब सरकार पर संसद और संसद के बाहर और इसके अलावा जो एक न्यायिक दबाव होता है, जो लीगल प्रेशर है, वो सरकार पर बनता हुआ नजर आ रहा है।
पेगासस के अलावा किसान आंदोलन, बेरोजगारी, बढ़ती तेल की कीमतें, ये सारे इश्यूज को लेकर आज युवा कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने संसद का घेराव किया। और इन सारे युवा कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी भी पहुंच गए और राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कुछ बातें कही थी, वो मैं आपको बताऊंगी। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा उन विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की जो साझेदारी है वो छोटे उद्योगपतियों के साथ नहीं है, युवाओं और आम लोगों के साथ नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 या 3 उद्योगपतियों के साथ है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हर युवा के फोन के अंदर मोदी जी ने पेगासस नाम का एक हथियार है वो डाल दिया है। और साथ में उन्होंने कहा कि अब जब तक जो हमारी युवा जनता है वो जब तक सच नहीं बोलेगी और अगर उसने सच बोलना शुरू कर दिया तो ये सरकार बिल्कुल बेदखल हो जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है और जिस दिन युवा सच बोलने लगेंगे उस दिन ये सरकार गिर जाएगी। और आपको ध्यान है इसके पहले भी जो युवा कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसमें पेगासस को लेकर ही जो प्लैकार्ड्स इन्होंने यूज किए थे उसमें ये कहा गया था कि चौकीदार जासूस है। तो लगातार कांग्रेस इस समय बिल्कुल केंद्र बिंदु बना हुआ है जहां तक पेगासस जासूसी मामले का सवाल है। संसद के अंदर, संसद के बाहर और अब कोर्ट के अंदर भी कांग्रेस का एक चौतरफा हमला चारों तरफ से इस समय हो रहा है, जिसमें कि राहुल गांधी भी कांग्रेस के साथ साथ केंद्र बिंदु बन गए हैं। और उनके बारे में जो छवि थी कि राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं हैं, पार्टी को विपक्षी नेताओं को वो एकजुट नहीं कर सकते हैं, तो पिछले दिनों में हमने देखा है कि राहुल गांधी भी एक नए लीडरशिप रोल में नजर आ रहे हैं जहां पर न तो वो सारे इश्यूज पर मुखर हैं बल्कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनकी बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ वो भी काफी सुधरती हुई नजर आ रही है। और ऐसा उन्होंने परसेप्शन बनाने में वो सफल नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस शायद ये सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर सकती है। तो कांग्रेस ने भी जमकर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है और जो बार बार ये बातें आ रही थी कि कांग्रेस अब आइसोलेटेड है, कांग्रेस मोदी जी का तोड़ नहीं हो सकती, तो वो ये सारे परसेप्शंस इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस समय उस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये मोमेंटम कांग्रेस और बाकी विपक्षी इस पार्टी इसको सस्टेन कर पाएंगी, जहां तक पेगासस जासूसी मामले का सवाल है या फिर कृषि आंदोलन का सवाल है या बेरोजगारी का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को क्या सारी विपक्षी पार्टीज अब आने वाले जो 1.5 या 2 साल हैं, जो हमारा क्रूशियल पीरियड है जब तक 2024 के चुनाव नहीं हो पाते, तो इस मोमेंटम को कैसे सस्टेन करेंगी वो देखने वाली बात होगी। आइए अब तीसरी खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली में तो पेगासस और कृषि आंदोलन, बढ़ती महंगाई के ऊपर काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन 2022 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि जो चुनावी स्टेज है वो बिल्कुल सज गया है। अगर बहुजन समाज पार्टी अपनी ब्राह्मण सम्मेलन करते हुए नजर आई है तो बीजेपी मंथन शिविर को होल्ड कर रहा है समय समय पर, सारे जो छोटे दल हैं उनसे बातचीत हो रही है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे पीछे हो जाती। तो आज जो समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे जनेश्वर मिश्रा, उनकी आज जयंती थी और उस जयंती के उपलक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाली। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो कार्डर्स थे, वो बहुत ही एनर्जाइज थे, बहुत ही एंथ्यूज थे और वो साइकिल यात्रा पर निकले। और जो पूरी कमान थी वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संभाली थी। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आज ये भी कहा है कि वो अब 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी ही बनाएगा और उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी 400 से ज्यादा सीटें इस समय आएंगी। और तमाम मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने उठाया है, बढ़ती महंगाई, कृषि कानून, बेरोजगारी, आजम खान इस समय जेल में है, उस मुद्दे को भी उन्होंने उठाया है। और साथ में समाजवादी पार्टी की जो बातचीत है वो छोटे दलों से भी चल रही है कि वो कैसे गठबंधन बनाएंगे। और आपको बता दें कि किसान आंदोलन इस समय एक बहुत ही केंद्र बिंदु पर ये सारा इशू है, क्योंकि किसान आंदोलन का जो असर है वो बताया जा रहा है कि 120 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर किसान आंदोलन का असर दिख सकता है। और किसानों ने तो मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड का ऐलान किया ही था और अभी 5 सितंबर को एक महापंचायत भी होने वाली है मुजफ्फरनगर में।
तो सारी निगाहें उस पर टिकी होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी अपना दमखम आज दिखा दिया है और जिस भारी संख्या में यूपी में भीड़ नजर आई थी तो उसमें वाकई में देखकर लग रहा है कि अब लगता है विपक्षी दलों में जान आ गई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक और पूरे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश ये माना जाता है कि जो दिल्ली का सिंहासन है वो उत्तर प्रदेश उसकी एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। उत्तर प्रदेश का चुनाव ही इस बात का फैसला करता है कि जो 2024 का चुनाव है, आने वाला लोकसभा चुनाव, उसमें कौन सी पार्टी की सत्ता काबिज होगी। तो 2022 का जो उत्तर प्रदेश चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा अहम है और योगी आदित्यनाथ भी आज अयोध्या में नजर आए और लेकिन समाजवादी पार्टी की जो साइकिल यात्रा थी वो काफी सफल नजर आई। अब ऐसे में आज कांग्रेस ने भी अपना एक नया स्लोगन जारी किया है, किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश, और उसमें प्रियंका गांधी और अजय लालू काफी अहम भूमिका में नजर आए। उसमें यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब जगह जगह पर बूथ मैनेजमेंट और अलग अलग प्रशिक्षण प्रोग्राम्स को लेकर अब कांग्रेस भी इसमें काफी जागरूक है। तो चुनावी जो ब्यूगल है वो इस समय उत्तर प्रदेश में बज चुका है और लेकिन सत्ता किसकी बनेगी ये एक अहम सवाल है। लेकिन विपक्षी पार्टी क्या एकजुट होकर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो जीत पाएंगी, ये एक अहम सवाल है। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। ये बात करते हैं महिला हॉकी टीम की। जी हां, भारत अर्जेंटीना से बुधवार को हार गया था और उनकी जो एक अहम खिलाड़ी है वंदना कटारिया, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनकी परिवार वालों के ऊपर कुछ ऊंची जाति के लोगों ने जाति सूचक टिप्पणियां की। अब आपको बता दें कि इस देश में ये पहली बार ऐसा नहीं है कि लोग जाति अहंकार में डूबे हैं, उस नशे में डूबकर, और एक ऐसे अनाप शनाप जाति सूचक कमेंट्स, अक्सर ये खबरें आती हैं। लेकिन वंदना कटारिया जो कि भारत की महिला हॉकी टीम की मेंबर है, खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा उन्होंने खेला, यहाँ तक कि उन्होंने 3 गोल्स दागे, हैट्रिक अचीव किया और ऑलरेडी मनोबल तो जो टीम है उसका गिरा हुआ है क्योंकि भारत जीत नहीं पाया। लेकिन फिर भी भारत ने बहुत अच्छा खेला और अच्छा खेलने के बाद जब ऐसी खबरें आए कि खिलाड़ियों के घर के सामने ऐसे लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं और जाति सूचक कमेंट्स कर रहे हैं, तो ये उनकी गंदी सोच और गंदी मानसिकता का एक प्रतीक है। अब आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है उससे जो वंदना कटारिया के भाई हैं शेखर, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि जब मैच हार गए थे तो उसके बाद जब वो लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग वंदना कटारिया के घर के सामने पटाखे छोड़ रहे थे और उन्होंने 2 लोगों ने, जिनको वो जानते थे, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि पूरी टीम में इतने सारे दलित्स हैं इसलिए ये टीम हार गई और अब टीम से दलितों को बाहर करना चाहिए। कुछ इस तरीके के कमेंट्स आए हैं। तो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और ये दिखाता है कि आज की 21वीं सदी में जब हम नए भारत की बात करते हैं तो आज बजाय टीम का मनोबल बढ़ाने के, टीम को इंस्पायर करने के, टीम की पीठ थपथपाने के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला और ये कम अचीवमेंट नहीं है कि 3 गोल्स वंदना कटारिया ने दागे हैं, तो बजाय उनका हौसला बढ़ाने के उनको जाति सूचक उन पर टिप्पणियां की जाती हैं उनके परिवार वालों के ऊपर। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक और बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और ये एक गंदी सोच का प्रतीक है और ये भी दिखाता है कि आज के जमाने में जो मॉडर्न युग है और जो मॉडर्न ईरा है जहां पर लोग नए भारत की बात करते हैं, उस नए भारत में आज एक ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके लिए जाति से बढ़कर शायद कोई चीज नहीं है। इससे शर्मनाक और क्या कुछ होगा। आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। अब बात करते हैं टीकाकरण अभियान के बड़े बड़े दावों की। जी हाँ, बार बार आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े बड़े दावे आ रहे हैं कि देखिए हमने इतना टीकाकरण करवा दिया। लेकिन आज कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहती हूँ जिससे ये पता चलेगा कि भले बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स यूपी की सरकार लगाए, लेकिन अभी भी जो सबसे ज्यादा जो 2 पिछड़े राज्य हैं वो यूपी और बिहार हैं। और अगर मैं आंकड़े की आपको बात करूं तो इस समय यूपी का जो आंकड़ा है वो केवल 29.5% ही लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया गया है, वो भी पहली डोज का। उसके बाद पश्चिम बंगाल का आंकड़ा है 30%, झारखंड 32%, तमिलनाडु पंजाब 33%, महाराष्ट्र 37%, असम लगभग 40%। तो ये है। लेकिन यूपी में आप एड्स बड़े बड़े देखेंगे कि यूपी
नंबर 1 है टीकाकरण में। और जो सोशल मीडिया टीम है योगी आदित्यनाथ की, वो बड़े बड़े दावे करती है और बड़े बड़े इस तरीके की इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है कि यूपी ने इस समय सबसे अच्छा काम किया। लेकिन जो सबसे अच्छा काम करने वाले जो राज्य हैं उनका यहाँ पर जिक्र भी करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सबसे अच्छा जो आंकड़ा हिमाचल प्रदेश का रहा है, 73% लोगों को वहां पर वैक्सीनेट कर दिया गया है। उसके बाद जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर 60% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। उत्तराखंड 58%, केरल 55.4%। केरल को इस समय कितना डिस्क्रेडिट किया जा रहा है कि वहां पर लोगों को अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं आता है। फिर अभी बकरीद के मौके पर वहां की सरकार की कितनी आलोचना की गई। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर 53.9% लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। गुजरात 53.2। तो ये तमाम वो राज्य हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यूपी और बिहार का जो मैंने आपको फिगर बताया कि 28.6 और यूपी 29.5, यानी कि ये दो जो राज्य हैं यूपी और बिहार सबसे पिछड़े हैं इस समय वैक्सीनेट करने में। लेकिन सबसे आगे किस चीज में है? बड़े बड़े दावे करने में, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स में। तो यानी कि बड़ी दुकान फीका पकवान जो एक कहावत है हिंदी में, आज वो यूपी ने इस समय इस बात को दर्शाया है कि काम भले ही आप ना करें, लेकिन आपके लिए एडवर्टाइज करना, पब्लिसिटी करना, वो लोगों में ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे इस बात की असलियत की पता भी चलेगी कि योगी आदित्यनाथ जमीनी तौर पर कितना काम कर रहे हैं और अपनी छवि को सुधारने के लिए और पब्लिसिटी करने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि तीसरी वेव के लिए अलार्म सिग्नल्स आ चुके हैं। लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर टीकाकरण का जो अभियान है और इतनी ज्यादा उसमें असमानता सारे राज्यों में दिख रही है तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो हमारी 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।